Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you are watching Ficon classes. Let's hit the concepts. So in the previous lecture, what we have done? In the previous lecture, we have solved some number of problems on equilibrium questions when the system is in equilibrium. है ना? ये बात की थी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे पुली बेस्ड मास वाले, सिंगल मास, डबल मास, मल्टी मास सिस्टम या फिर वेज वाले सिस्टम, है ना? काफी सारे क्वेश्चंस किए थे. अब इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम चालू कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये दिया किसने था? न्यूटन ने दिया हुआ था. ठीक है, ये टोटल चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन है और दिया किसने? न्यूटन ने. तो इसे एनएलएम भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? चल, लॉज ऑफ मोशन कहना सही है या लॉ ऑफ मोशन कहना सही है? लॉज ऑफ मोशन कहना सही है क्योंकि 3 लॉज है ना. कितने लॉज है? जब 3 है ना तो 3 मतलब लॉज कह सकते. ठीक है, चलो. तो इस लेक्चर में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम फर्स्ट लॉ को समझ लेंगे अच्छी तरीके से. इसके अलावा हम इनर्शिया के बारे में जानेंगे कि बॉडी की इनर्शिया क्या होती है. इसके अलावा हम देखेंगे कुछ सवाल फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में या पीएमटी एग्जाम में आए हुए हैं, वो भी देख लेंगे, है ना? और कंटिन्यू करते हैं. चलो, अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो इसका डेफिनेशन अगर तुम जाओ ना, डेफिनेशन अगर तुम देखने जाओ तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी, मैं तुम्हें डेफिनेशन बोल के बताऊं क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इफ इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. Unless any external force is applied, the body will remain. Unless external force is applied, the body will remain in its state of uniform motion और rest. अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि what is uniform motion, what is rest. ये तो अपन ने पहले भी समझा हुआ है ना, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, इसके बारे में तो बात की थी ना. अच्छा, रेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, रेस्ट के बारे में, रेस्ट कहते हैं दिमाग में क्या आता है? रेस्ट कहते हैं दिमाग में क्या आता है कि वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. वेलोसिटी जीरो होगी. ठीक है. अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बताओ, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में क्या ख्याल है? यूनिफॉर्म मोशन ऐसे मोशन होते हैं जिसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. वेलोसिटी के कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन जीरो होता है. ठीक है. तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बनी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए. अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी अनलेस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. ठीक है. अब इसको, यही जो बातें कर रहे हैं ना, अब ये एक्सटर्नल फोर्स की जगह हम इसको और अच्छी तरीके से सोचे ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि the net force acting on the body, if the net force acting on the body is zero, then it will continue to remain in its state of motion. That state of motion should be either uniform or rest. देखो, यूनिफॉर्म मोशन होना पॉसिबल है, रेस्ट होना पॉसिबल है. अगर तुम कह दो कि वो मोशन में है, नॉर्मली किसी भी मोशन में, ये बात सही नहीं होगी. यूनिफॉर्म मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है. इसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन तुमने नहीं कहा या फिर ये नहीं बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सारी बात बिगड़ जानी. कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर वो मोशन में है, मतलब पार्टिकल अगर मोशन में है तो मोशन में बना रहेगा. मोशन में है तो मोशन में, कौन से मोशन में, कैसे मोशन में भैया? ये बात कहना गलत है. देखो, रेस्ट में है कहना ठीक है, क्योंकि इसमें ना रेस्ट में क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो गया, डायरेक्शन भी जीरो हो गया. मोशन में क्या हो गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए. ये जरूरी बात है, क्योंकि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो तुम याद करो न्यूटन ने क्या कहा था. न्यूटन का अप्रोच क्या था फोर्स का, कि फोर्स अगर बॉडी पे लग रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा. ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बॉडी एक्सेलरेट करेगी. अगर बॉडी, मतलब कि अगर कंटिन्यू एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही है, इसका मतलब है कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. कोई फोर्स नहीं लग रहा है. दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट लॉ.
फर्स्ट लॉ में फोर्स के नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी जीरो, और उस कंडीशन में बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर सकती। अगर फोर्स लग गया, नेट फोर्स अगर जीरो से कहीं भी हटा तो बॉडी एक्सिलरेट करने लगी। जैसे ही एक्सिलरेट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है क्या? अरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सिलरेशन को बताता है समय के साथ, है ना। अगर एक्सिलरेट हो गई तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी नहीं, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब कि फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हमें ये बात, इसमें कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है कि फोर्स नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर ऐसा है तो एक्सीलरेशन नेट ऑफ द बॉडी विल आल्सो बी जीरो, ठीक है। और यही बात तो हमने कल के लेक्चर में भी देखी थी। इसे ही तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते थे ना। अच्छा, इक्विलिब्रियम के लिए मैंने तुम्हें फोर्स के साथ साथ एक टॉर्क भी बताया था कि टॉर्क नेट भी जीरो होना चाहिए। तो जब टॉर्क की बातें आएंगी ना तब टॉर्क के बारे में सोचेंगे, अभी तो एफ नेट ए नेट इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हें लिखना है तो तुम क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एनी एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि नेट फोर्स अगर जीरो है तब तो बॉडी एक्सिलरेट नहीं करेगी। एक्सिलरेट नहीं करने का मतलब है या तो वो जीरो पे वेलोसिटी पे रहेगी या तो वो किसी एक वेलोसिटी पे कांस्टेंटली मूव करती रहेगी, है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें इसी लॉ को एक और नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। इनर्शिया क्या है, किसी को पता है क्या? इनर्शिया क्या है? देखो, इनर्शिया क्या है, अगर मैं तो इनर्शिया क्या है, तुम बस का एग्जांपल बेस्ट होता है इसको समझने के लिए, क्योंकि बस में तुम जब गिरते हो, नाक वाक टूटता है ना, तब तुम्हें समझ में आती है बातें, ठीक है। तो बस का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि इनर्शिया क्या है। चलो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इनर्शिया के बारे में। व्हाट इज इनर्शिया? देखो, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा देखते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया का अगर तुम हिंदी नाम जानते हो क्या? हिंदी नाम कोई बता सकता है क्या? ये जड़त्व। देखो, इस वर्ड में क्या है? जड़ मीन्स क्या होता है? रूट। वो पेड़ जब पेड़ में जड़ होता है ना नीचे, पेड़ क्या मूव कर सकता है? अगर वो रेस्ट कंडीशन नहीं होता है, पेड़ तो हमेशा रेस्ट कंडीशन में होता है, जड़ से जुड़ा होता है धरती पे, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन कभी चेंज ही नहीं हो पाता, है ना। अगर जड़ से जुड़ा हुआ है तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। उसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उन्होंने जड़त्व नाम दिया, है ना। देखो, इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल और अ बॉडी जो उसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पोजीशन पर बनाए रखने के लिए मजबूर करती है। अगर मैं किसी एक स्टेट ऑफ मोशन में हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं उसी स्टेट ऑफ मोशन पे बना रहूं। ये जो प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, कि मैं अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने स्टेट ऑफ मोशन में बना रहना चाहता हूं। ये जो प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी की, इस धरती पे जितनी भी बॉडी है, पंखा, कूलर, चेयर, जो भी तुम ले लो, इंसान, ठीक है, सभी के अंदर अगर मास है तो मास में ये प्रॉपर्टी है, जड़त्व की प्रॉपर्टी है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। अगेन, जब मैं यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं तो स्टेट ऑफ मोशन सीधे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट वाला चीज, ठीक है। वेलोसिटी के कांस्टेंट होने से तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या कही यहाँ पे कि इनर्शिया में क्या होता है, बॉडी की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी की वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, अब यहीं से हम टाइप ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं देखना, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की भी जरूरत नहीं है कि इनर्शिया कितने प्रकार की होती है। देखो, सिर्फ एक बात, इनर्शिया मतलब बॉडी रहना चाहती है कांस्टेंट वेलोसिटी में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में बनी रहना चाहती है बॉडी। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है। अच्छा, और वेलोसिटी हमें पता है कि ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, वेलोसिटी के कांस्टेंट होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती है? पहला तो ये कि वेलोसिटी जीरो पे कांस्टेंट रहे, करेक्ट। अगर जीरो पे कांस्टेंट है तो वो क्या हो गया? रेस्ट कंडीशन हो गया, है ना। दूसरा ये हो गया कि वेलोसिटी कुछ वैल्यू के साथ कांस्टेंट रहे, है ना। अब वैल्यू के साथ कांस्टेंट है तब दो कंडीशन हो गया कि अगर कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए ऑलवेज, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए,
दूसरा डायरेक्शन भी तो नहीं बदलना चाहिए। अरे यार समझे कि नहीं समझे? वेलोसिटी क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है ना वेलोसिटी तो। और जब मैं कहता हूं कि इनर्शिया एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके कारण वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करता है, तो अब कांस्टेंट वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी 0 पे कांस्टेंट रहे, मतलब कि रेस्ट कंडीशन पे रहे, ठीक है। और वेलोसिटी किसी वैल्यू के साथ कांस्टेंट रहे, ये भी हो सकता है। अगर किसी वैल्यू के साथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। इतनी बात किसको समझ में आई? और यहां से हमें 3 कंडीशन निकल के दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं हमें 3 तरीके के कंडीशन दिख रहे हैं ना। तो देखो ये पहले वाले को क्या कहा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यहीं से नाम दे दिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखो, कंडीशन 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इसको कैसे डिफाइन किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट को? कि इफ एनी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। भैया अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में, तो वो रेस्ट कंडीशन पे बने रहना चाहती है, यही तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, क्योंकि यहां से पता चल गया ये रेस्ट के बारे में। दूसरा मैग्नीट्यूड, कि अगर दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया इनर्शिया ऑफ देखो ये मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब क्या है कि ये बॉडी इन दोनों में ही बॉडी क्या है? मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, एक हो गया रेस्ट, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो मोशन में है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर कोई पार्टिकल या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी पे बने रहना चाहती है। इजी सी बात है, कुछ सोचने की बात है क्या इसमें? नहीं है। थर्ड वन, ये डायरेक्शन। थर्ड वन क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मींस क्या हो गया? कि अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन पे कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन पे मूव करती रहेगी, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहती है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इन सब का एग्जांपल, अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं? रिलेट करते हैं अपने बस वाले एग्जांपल से। क्या करते हैं? बस का एग्जांपल लेते हैं और तीनों को रिलेट करते हैं। थोड़ा डायग्राम बना के बढ़िया सुंदर, फिर देखें क्या तुम्हें इसमें। देखो ये चीज तो कहीं भी किताब में तुम्हें मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें मुझे क्या बताना था कि इनर्शिया में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी एज वेक्टर क्वांटिटी है। अब कांस्टेंट होने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो 0 पे कांस्टेंट बना रहे या तो किसी वैल्यू के साथ कांस्टेंट बना रहे। अगर किसी वैल्यू के साथ कांस्टेंट है तो भी कांस्टेंट रहने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होने जरूरी है। उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो मोशन में है, तो इसे नाम दे दिया गया इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी ना, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन का भी सेम रहना जरूरी है, इसलिए यहां से हमने दे दिया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और ये तो वाला सबको पता ही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आती है बात? ये मतलब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है तुम्हें, कितना, और बाकी तो तुम्हें अपनी बुद्धि लगानी है। इतना याद है तो बाकी तुम खुद ही कर सकते हो। अब इसकी थोड़ी सी फील ले लेते हैं। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो वही है यार, बस वाला एग्जांपल याद है ना तुम्हें? देखो ये ऐसे हो गया। अब यहां पे कौन है? अपना ड्राइवर भैया है यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना एक्सीलरेटर पैड है। यहां पे अगर कोई बंदा यहाँ पे इस तरीके से खड़ा है, हाँ ऐसे खड़ा है, अगर बस अभी इनिशियली अगर 0 वेलोसिटी पे थी, 0 वेलोसिटी पे मतलब रेस्ट कंडीशन पे थी, और अचानक से अगर बस चला दिया जाए तो क्या होगा? बंदा पीछे जाएगा या आगे जाएगा? ये लड़का जो खड़ा है बस के अंदर, वो पीछे की तरफ गिरेगा या आगे की तरफ? जल्दी बताओ। बस अचानक से चलने लगी, हमारा कौन सा बॉडी पोजीशन जो होता है कि बस से टच होता है? पैर होते हैं ना, पैर टच होते हैं। अब देखो जैसे ही बस चलने लगी तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो बस से कनेक्टेड है? पैर कनेक्टेड है। तो पैर जो है कि बस से कनेक्टेड है, और बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन जब बस आगे बढ़ेगी तो हमारे पैर को खींचेगी फ्रिक्शन की वजह से, समझ रहे हो? तो पैर को जब आगे खींच लिया, और बाकी बॉडी हमारी तो रेस्ट में थी, और मेरी बॉडी क्या चाहती है? अगर मैं इनिशियली रेस्ट में हूं तो मेरी बॉडी क्या चाहती है? कि वो रेस्ट कंडीशन पे बनी रहे। अगर वो रेस्ट कंडीशन पे बने रहना चाहती है, बस आगे निकल गई तो क्या होगा? पीछे की ओर जाओगे। मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अदरवाइज इसको तो आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। चलो, तो ये क्या हो गया कि अगर अचानक से वेलोसिटी दी जाए, तो पर्सन जो है कि
बैकवर्ड गिरेगा। किधर गिरेगा? बैकवर्ड, बैकवर्ड गिरेगा। ठीक है, किधर की ओर गिरेगा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये एक बात हो गई, ये पहली वाली बात हो गई। कौन सी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आ जाओ दूसरी बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलो बताओ, तुम ही बताओ यार, फिर से बस बना लिया जाए। ये अपने ड्राइवर भैया हैं बैठे हुए हैं, और ये अपना क्या है, इस बार ये ब्रेक है। ये क्या है? ब्रेक है, ब्रेक पैड है। ठीक है, अब बस मूव कर रही थी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ठीक है, और यहाँ पे अपना वही लड़का अपना खड़ा है भी, और इसने क्या कर रखा है, एक ऊपर जो पकड़ने का होता है ना, इस तरीके से पकड़ रखा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब बस अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? ये जो लड़का खड़ा है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मूव कर रहा है मतलब कि अब मेरे बॉडी में एक वो क्या कहते हैं, इनर्शिया पैदा हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म मोशन का इनर्शिया पैदा हो चुका है। अब मैं अगर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर सीधे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, तो मैं सीधे स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव करता जाऊंगा सेम वेलोसिटी के साथ। मेरी बॉडी तो यही चाहती है। अगर मेरी बॉडी यही चाहती है और अचानक से बस में कोई चेंजेस आ गया, क्या हो गया? मेरी बॉडी चाहती है कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से बिल्कुल आगे बढ़ता रहूं, समझ रहे हो? और बस में चेंजेस आ गया मतलब कि ड्राइवर ने अगर अचानक से ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगाने से क्या हुआ? बस तो रुक गई। बस तो रुकी ना, बस तो रुकना चाहेगी, बस की वेलोसिटी कम हो जाएगी, या अचानक से रुक भी जाए, कुछ देर में रुक जाएगी। तो बस की जैसे ही वेलोसिटी कम हुई, जो बंदा खड़ा है उसकी वेलोसिटी क्या है? वो तो हमेशा आगे की ओर जाना चाहता है। मेरी तो इनर्शिया यही है ना कि मैं आगे बढ़ता रहूं, क्योंकि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी में था। तो मैं अब आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं, बस रुक गई तो क्या होगा? तो बस पीछे छूट जाएगी, मैं आगे की ओर चला जाऊंगा। मतलब कि इस बार टॉपलिंग कैसी होगी? टॉपलिंग मतलब ऐसे गिरना। टॉपलिंग मतलब क्या होता है? ये इस टाइप का है ना, इसको यहाँ पे फोर्स लगाओ तो ये क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, टॉपलिंग, इसको कहते हैं टॉपलिंग, समझ रहे हो? तो जब बस को अचानक से रोका गया, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, अगर बस में ब्रेक लगाया किसी ने, मतलब कि ड्राइवर ने, तो मैं आगे की ओर गिरूंगा। यहाँ पे क्या, किधर गिरूंगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बंदा गिरेगा। समझ में आती है बात? वहां पे बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा था, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। और एक बात कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात। तुम्हें इधर दिख रहा है ना? चलो आ जाओ। अब देखो ये क्या है, ये क्या है? ये सड़क है ना? सड़क है, ऐसे मुड़ी हुई है रोड। देखो तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो मैं ये मिडलाइन भी दिखा देता हूँ। अब तो विश्वास है कि ये सड़क है ना? चल, अब यहां से माना कि ये एक कोई, ये अपनी बस है, बस है ये। अब अगर बस यहाँ पे टर्न लेने लगी, इस तरीके का टर्न ले रही है, बस अगर टर्न ले रही है तो अंदर जो बंदा बैठा होगा, अंदर जो बंदा होगा, फिर से देखो, वो तो क्या चाहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करे। बॉडी क्या चाहती है? कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करे। इनिशियली देखो, इसके पहले क्या रहा होगा? सड़क सीधी रही होगी, बिल्कुल सीधी रही होगी। इधर सड़क, इधर सीधी सड़क से आया और फिर टर्न लेने लगा। तो जब सीधी सड़क से आ रहा था तो वेलोसिटी अगर मान लो कि सेम थी, कांस्टेंट थी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सीधे सीधे जा रहे थे, अचानक से टर्न आया, अचानक से टर्न आया, तो क्या होगा कि मैं तो, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आना, देखो इस तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी से बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में जा रहे थे और अचानक से यू टर्न आ गया, इस तरीके का टर्न आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या? स्ट्रेट है। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर तुम सोचो तो बस भी सीधे जा रही थी और आदमी भी सीधे ही जा रहा है। अब अगर बस को ड्राइवर ने टर्न दे दिया, बस को अगर ड्राइवर ने टर्न दे दिया, तो देखो आदमी जो था अंदर बैठा, वो तो क्या चाहेगा? उसके पास तो इस तरफ का इनर्शिया बना हुआ है ना, इस डायरेक्शन का इनर्शिया बना हुआ है। अब अचानक से अगर बस इस तरफ मुड़ी तो ये देखो, ये इस तरफ की ओर फिराएगा, आउटसाइड पे आदमी थोड़ा सा टिल्ट होगा, गिरेगा। अगर मैं ऐसे जा रहा था, इस तरफ मुड़ी, तो मैं आउटवर्ड किधर गिरूंगा मैं? अगर ये सेंटर है तो ये अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर हमारा क्या होगा? टॉपलिंग होगा। फिर से ये टॉपलिंग, कि आदमी अगर खड़ा है बस के अंदर तो किस तरफ गिरेगा? अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर तो इस तरफ होगा ना, कि सेंटर इस साइड हो जाएगा। अरे भाई ऐसे सर्कुलर है मान लिया,
तो ये सेंटर पे इस साइड होगा, तो अवे फ्रॉम सेंटर आदमी गिरेगा बिकॉज ऑफ ये क्यों हो रहा है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जब बस चल रही होती है और अचानक से वो टर्न लेती है तो ये कहा जाए कि आदमी सेंटर से बाहर की ओर गिरता है या एक फोर्स महसूस करता है, क्यों? किसी ने पूछ लिया क्यों, तो क्यों का आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अचानक से बस अगर चलने लगे, जीरो वेलोसिटी से चलने लगे, तो आदमी किस तरफ फोर्स महसूस करता है? पीछे की ओर, बैकवर्ड फोर्स महसूस करता है और पीछे की ओर गिरता है, क्यों? बिकॉज ऑफ कौन सा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बस चल रही हो और अचानक से ब्रेक अप्लाई किया जाए तो खड़े हुए व्यक्ति को एक फोर्स आगे की तरफ मिलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये तुम्हें आसानी से बन जाने चाहिए। इतना कुछ बता दिया यार, ठीक है। चलो अब इस पे थोड़े से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट लॉ ही पढ़ेंगे आज, सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ ही पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ पे थोड़ी सी और बातें करते हैं, थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आजा, चलो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है। देखो, कलर रिप्रेजेंट्स वन सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। ये ब्लू वाला एक स्ट्रिंग हो गया, ये मैजेंटा वाला एक स्ट्रिंग हो गया, ये येलो वाला एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कल का होमवर्क था, यही सॉल्व करा देता हूँ तुम्हें फटाफट, ठीक है। अच्छा आ जाओ, ये अगर 10 ये केजीज में लिखा हुआ है ना, ये भी 10 केजी है, ये भी 10 केजी है। अब इसमें क्या निकालना था हमें? येलो, ब्लू और मैजेंटा में टेंशन निकालना था। तो अभी हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे। मान देखो, यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि ये 10 केजी है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड आएगा, दैट विल बी इक्वल टू m इनटू g, है ना। और ये स्ट्रिंग एक टेंशन फोर्स लगाएगी इस पे, कैसा होगा वो? हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी। तो ये मैंने मान लिया T1 मान लेते हैं, इसे T1 मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये T1 है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे ये भी कितना होगा? T1 ही होगा, करेक्ट है कि? हमेशा देखो, बॉडी से अवे, इस मास के लिए बनाया 10 केजी के लिए, तो बॉडी से अवे टेंशन बना दिया। इस पुली के लिए बनाऊंगा तो टेंशन कैसा बनेगा? बॉडी से अवे, इसमें भी बॉडी से अवे, तो ये T1 का ही मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। उसी तरीके से अगर इसके बारे में सोचा जाए तो ये क्या हो गया? ये हो गया T2 ले लेते हैं, ये अवे फ्रॉम बॉडी, ये T2 ले लेते हैं। वैसे ही पुली के लिए अगर मैं बनाऊंगा तो ये अवे फ्रॉम पुली, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? और वैसे ही इस पुली के लिए अवे फ्रॉम पुली, तो ये कौन सा है? ये T3 है। ऐसा समझ में आ रही बात? क्या हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? बताओ। चलो, 10 केजी मास का बनाते हैं एफबीडी। 10 केजी मास का एफबीडी बनाया तो नीचे ये क्या हो गया? m इंटू जी, है ना। और ऊपर की तरफ क्या हो गया? T1 हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो T1 विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास इज 10 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10, दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब कौन सा एफबीडी बनाया? चलो इस पुली का एफबीडी बनाते हैं। इस पुली की एफबीडी, तो ये हमने बना लिया पुली। देखो, मैं पॉइंट बनाने की जगह पुली बना दे रहा हूँ, तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, ये कौन सा फोर्स है और ये कौन सा फोर्स है? दोनों ही T1 है, ये भी T1, ये भी T1। और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? T2। तो यहां से तुम लिख सकते हो कि T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। किसी को कोई दिक्कत? भाई T1 फोर्स और ये T2 फोर्स। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, देखो हम लोग फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सारे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। मतलब कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी जीरो। कोई सा भी कंपोनेंट निकाल लो सिस्टम का, उस पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो T2 निकालना था, तो T2 कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ T1 तो 100 है ऑलरेडी, तो ये हो गया 200 न्यूटन। किसी परेशानी यहाँ तक कोई परेशानी? अब हम तीसरी पुली का ड्रॉ करने जा रहे हैं। आ जाओ, तीसरी पुली में यहीं पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये कौन सा फोर्स हो गया? T3 ऊपर की ओर, नीचे की ओर दोनों साइड T2, ये भी T2। अब इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? T3 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T2, करेक्ट ना। सो T3 क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ T2 इज 200, सो दिस विल बी 400 न्यूटन। T3 विल बी 400 न्यूटन। तो ये T3 निकल के आ गया, ये T2 निकल के आ गया, और ये T1 निकल के आ गया। तो सारे आंसर हमें मिल गए। T1, T2, T3 तो निकालना था, है ना। सब कुछ मिल गया। अब क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं अपने से? क्या हम ये वाला सवाल कर सकते हैं अपने से? ट्राई करो, ट्राई कर लिया करो। चलो आ जाओ। अच्छा, मैं बताता हूं, ठीक है। हाँ देखो, यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये टेंशन आएगा इसमें,
इसको क्या मैं T1 नाम दे दूं? चलो दे दिया नाम। तो अगर यहाँ पे T1 आ गया तो पुली से अवे करके यहाँ पे भी T1 लिख सकता हूं। क्या यहाँ पे भी T1 ही होगा? क्या मैं सही सोच रहा हूं? देखो ये ब्लू कलर ना एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है ये ब्लू वाली टोटल। अगर एक ही स्ट्रिंग है और हमने क्या है मान लिया होगा, सारे में क्या मानना है कि पुली फ्रिक्शनलेस है, पुली मासलेस है, मासलेस फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। इतनी सारी बातें मानने के बाद हम लिख सकते हैं कि T1 मतलब कि ब्लू वाले में हर जगह टेंशन T1 ही होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे कर लो, ये भी क्या हो गया T1 हो गया, यहाँ से इस तरीके से ये क्या हो गया T1 हो गया। देखो हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे, ऑब्जेक्ट से अवे, ऑब्जेक्ट से अवे, ऑब्जेक्ट से अवे, यही डायरेक्शन होता है टेंशन का, ठीक है। और एक क्या बात हो जाएगी यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, mg का फोर्स आएगा। यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, ये वाला mg का फोर्स आएगा, ठीक है। इसको m डैश नाम देता हूं। चलो अब हमें m निकालना है। क्या हम निकाल सकते हैं, m निकाल सकते हैं क्या? चलो 10 kg को सबसे पहले एफबीडी बना रहा हूँ 10 kg का। तो 10 kg का एफबीडी जब बनाओगे तो देखो ये mg हो गया, m डैश ले लो इसको, और ये ऊपर की ओर, अच्छा ये वाला टेंशन हमने दिखाया नहीं ना, ये वाला टेंशन को अपन नाम देते हैं T2। कोई दिक्कत किसी को T2 नाम ले दिया, इस वाले को T3 नाम दे दो। अगर कोई पूछता है तो ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तो हमें बस m निकालना है, ठीक है। ये हो गया mg और ऊपर की ओर T2, ऊपर की ओर क्या हो गया ये T2 हो गया, करेक्ट करना। तो T2 की वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बता दो। देखो T2 विल बी इक्वल्स टू m डैश इंटू g। m डैश क्या है 10 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन। तो T2 तो 100 न्यूटन आ गया। अच्छा T2 के 100 न्यूटन आने से देखो इस पुली पे अगर तुम टेंशन बनाना चाहोगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्यों? अवे फ्रॉम द पुली, ठीक है। अब पुली का मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। देखो पुली के लिए ये क्या हो गया T2 अवे फ्रॉम पुली, और वैसे ये हो गया T1 और ये अनदर T1, ये हो गया T1 और ये हो गया अनदर T1। तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1। किसी परेशानी? अरे फोर्सेस है यार, इक्वेट करना है। ऊपर के सारे फोर्सेस नीचे के सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। ऊपर के फोर्सेस विल बी इक्वल टू नीचे के फोर्सेस। यहाँ पे भी सेम चीज। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता तो हॉरिजॉन्टल के राइट साइड के फोर्सेस विल बी इक्वल टू लेफ्ट साइड के फोर्सेस का समेशन, मतलब समेशन, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। तो T2 की वैल्यू T1 निकालना है हमें। क्या निकालना है T1 निकालना है, क्योंकि T2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। T2 100 है तो T1 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से 50 न्यूटन आ गया T1। किसी को कोई परेशानी यहाँ पर? T1 50 न्यूटन आ गया, T1 50 न्यूटन आ गया। अब इस मास के लिए बना लो यहाँ पे, ये मास के लिए बना लो यहाँ पे। ये T1 है दैट इज 50 न्यूटन है, और ये क्या है, ये है m इंटू जी। तो क्या होना चाहिए 50 न्यूटन विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी। m की वैल्यू हमें निकालनी थी, g 10 होता है, तो m विल बी इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 kg। m क्या हो गया 5 kg हो गया। यही तो अपना आंसर है। समझ में आ रही है बात? इजी है ना, सारी चीजें समझ में आ रही है। चलो बहुत बढ़िया। मतलब कि अपन ने पार्टिकल छोटे छोटे अपने कंपोनेंट्स को, सिस्टम है ये, टोटल सिस्टम है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं इसमें। अपना एक एक सिस्टम ले लो, एक एक कंपोनेंट निकाल लो और उस पर क्या कर लो एफबीडी बना लो, ठीक है। बहुत इजी है। चलो आगे और कुछ क्वेश्चन देखें, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलो सवाल दिख रहा है सामने, तो 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहे होंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पीएमटी 2002 का क्वेश्चन है, उसमें T1 तुम्हें निकालना है केजीज में, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में मास m निकालना है, एक स्लैंट पे वेज पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो तुम स्टॉप करके एक बार ट्राई कर सकते हो, और मैं इसे शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो यहाँ पे जहां पे डेटा दिया है ना उसके आसपास से स्टार्ट करना चाहिए हमें सॉल्व करना। ये नहीं कि यहाँ पे सीधा करना शुरू कर दिए। अरे यहाँ से कर लो ना, कुछ वैल्यूज नहीं लेंगे, फिर वैल्यूज मिलते हुए जब आगे बढ़ोगे ना तो आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। चलो अगर मैंने 10 kg का मैं ये बनाता हूँ एफबीडी, तो देखो 10 kg मतलब कि ये हो गया mg नीचे की तरफ आएगा और एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। इसको T1 नाम दे देते हैं, ये T1 नाम दे दिया। तो अब तुम मुझे बताओ T1 कितना होगा। T1 विल बी इक्वल टू m इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन, ठीक है। T1 100 न्यूटन हो गया। अब मुझे बताना ये यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, यहाँ पे भी टेंशन ऊपर की ओर होगा, है ना। टेंशन ये दोनों हो जाएंगे। अगर इन्हें मैं T2 नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ T2। तो अगर इसका अगर मैं वो बनाऊं, अब पुली का मैं क्या बनाऊंगा एफबीडी बनाता हूँ। पुली का एफबीडी बनाता हूँ, नीचे की ओर कितना हो गया, देखो टेंशन ये ऊपर की तरफ है इस बॉडी के लिए, लेकिन इसके लिए क्या होगा, पुली के लिए तो डाउनवर्ड ही होगा ना T1। समझ रहे हो, ये हो गया T1। अब T2 ऊपर की ओर, T2 ऊपर की ओर, 2 बार T2,
2/T2। अब इसे इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, T1 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T2, तो T2 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ T1। T1 क्या है 100 है, मतलब कि ये हो गया 50 न्यूटन। आगे बात समझ में, T2 आ गया 50 न्यूटन। अब T2 50 न्यूटन आ गया। देखो ये एक ही स्ट्रिंग है ना, एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ये भी T2 ही होगा ना, ये भी T2 होगा, करेक्ट, दैट इज 50 न्यूटन आ गया। अच्छा, और हमें पता है कि ये वाला फोर्स कितना होता है, ये वाला फोर्स कितना होता है, तुम्हें याद है क्या? देखो अगर ये mg डाउनवर्ड्स लगता था, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर टू द स्लैंट, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट आता था, यहाँ पे साइन कंपोनेंट आता था, दैट इज mg साइन थीटा आता था, अगर तुम्हें याद हो, है ना। तो अब चलो इसका बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो इसको मैं लिटाकर बना रहा हूं, ठीक है, लिटाकर बनाता हूं। ये मास m हो गया, दिख रहा है ना तुम्हें, ये मास m हो गया, इस तरफ में आ गया T2 और इस साइड में क्या आ गया, mg sin थीटा आ गया, करेक्ट। सो T2 विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा, यहीं पे कर लो क्या, T2 विल बी इक्वल्स टू mg sin थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो sin 30 इज 1/2, तो यहाँ पे 1/2 कर लो, mg/2, है ना। सो T2 विल बी इक्वल्स टू mg/2, तो 2 टाइम्स ऑफ T2 विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। कहाँ सॉल्व करें, इधर तो अपने पास जगह नहीं है ना, वो भी तो करना है। चलो, तो देखो ये m की वैल्यू हमें निकालनी है, g इज 10, T2 इज 50, T2 इज 50 इंटू 2 100 डिवाइडेड बाई 10 इज 10, सो m की वैल्यू क्या आएगी, अरे भाई 2 टाइम्स ऑफ 50 इज इक्वल्स टू m इंटू 10, यही होगा ना, 0 0 काट लो, क्या बचा, m इज इक्वल्स टू 10, और m का यूनिट तो kg है ना, तो m आंसर क्या आ गया, ये क्या आ गया 10 kg, सेम आंसर, ये m 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये वाला ट्राई किया क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है यार, किसी ने ट्राई किया क्या? चलो इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो अगर इस पॉइंट का एफबीडी बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ T1 आ गया, इस तरफ इसको कोई सा नाम दे दो, ये तो ऑलरेडी 2 kg है। देखो kg में ही आंसर निकालना है, तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। और एक फोर्स ये है, इधर की ओर आएगा टेंशन, एक इधर की ओर टेंशन आएगा ना, ये वाले टेंशन को नाम दे दिया T, ये वाले टेंशन को नाम दे दिया T। अब देखो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, और एक जो है इंक्लाइंड है। अगर मैं इस इंक्लाइंड वाले का कंपोनेंट हॉरिजॉन और वर्टिकल में ले लूं ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। इस इंक्लाइंड वाले का अगर कंपोनेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ले लूं तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे ही वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा मैं, तो मेरे को T की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इधर का तो मुझे पता है। देखो आ जाओ मैं तुम्हें करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो T है ना, इसमें अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, करेक्ट और नॉट। अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे बता, ये एक परपेंडिकुलर साइड हो गया, ये बेस साइड हो गया, करेक्ट ना, करेक्ट कि नहीं, ये बेस हो गया, ये 30 डिग्री है ना, आप इसे थीटा मान रहे हैं, ये थीटा है तो ये बेस साइड हो गया, मतलब कि ये आ जाएगा T cos थीटा, मतलब 30 है, ठीक है, और ये हो जाएगा T sin थीटा। किसी को दिक्कत? अब जब ये ड्रॉ कर लिया तो ये वाले टेंशन को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो हमने कंपोनेंट निकाल लिया ना, एक्स और वाई में कंपोनेंट निकाल लिया। अब अपने पास ऐसे ऐसे फोर्सेस बचे हैं, तो देखो वाई डायरेक्शन में अगर लिखोगे तो T sin 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 kg, करेक्ट। तो T की वैल्यू क्या आ गई, sin 30 इज 1/2, यहीं पे कर लो, चलो T/2 इज इक्वल्स टू 2 kg, ठीक है। सो T इज इक्वल्स टू, इतना जगह नहीं है अपने पास, T इज इक्वल्स टू 4 kg आ गया, T की वैल्यू 4 kg आ गई। अब देखो, अब एक्स एक्सिस में कर लो, तो ये तो y डायरेक्शन में हमने समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0 कर दिया था, ठीक है। अब समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन x डायरेक्शन को 0 कर देते हैं, तो समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस इन x डायरेक्शन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड फोर्स विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड फोर्स, मतलब कि T cos 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू T1। T कितना है, T कितना है 4 kg, cos 30 इज cos 30 याद है √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू T1। मतलब इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 2√3 kg। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन का इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था PMT 2002 में। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन जो है कि एडवांस में ही आते हैं, मेंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, PMT में तो बहुत ही इजी आते हैं, मतलब नीट एग्जाम में तो इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट
पॉइंट पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। चलो अब इसके अलावा, हाँ इसके अलावा जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं तुम्हें लास्ट में स्लाइड्स में ऐड कर दूंगा, और वो मतलब डायरेक्ट वन वर्ड आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है, तो वो तुम पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना कमेंट्स में। ठीक है, चलो ओके। और मुझे मेरा ईमेल एड्रेस तुम्हें पता है ना, ईमेल एड्रेस पता है ना, ईमेल एड्रेस भी मैं लिख दूंगा वहां पे। ठीक है, अगर ईमेल एड्रेस में भी तुम्हें कुछ क्वेरी है तो तुम ईमेल भी कर सकते हो, और अदरवाइज कमेंट तो ऑलवेज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो अपना, घर वालों का भी ध्यान रखो, और पढ़ने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।